आपका गला। एक मिनट, हाँ। प्रवाह के दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है। ये एक ऐसा मंच है जो आपको हर रोज एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा है, और ऐसे ऐसे नायाब रत्न पड़े हैं हमारे यहाँ जिनसे मिलना, उन तक पहुँचना बड़ा कठिन था। तो हमने ये रास्ता निकाला है आप सबके लिए कि आप नई नई चीज़ों को सीखें, समझें, जानें और उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारें। आपको नंबर भी हम बराबर दे रहे हैं, सबके जितने भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट स्पीकर्स हैं, सबके नंबर हम आपको दे रहे हैं। आप जहाँ चाहें उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज हम आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं डॉक्टर रूपल पटवा, मुंबई से। मुंबई में ही पैदा हुई हैं, मुंबई में ही रह रही हैं और कार्य क्षेत्र भी उनका मुंबई है। She is experienced in power of self-healing, regenerating, restructuring, realigning of body, mind and soul to the norm. वो हर चीज के ऊपर कार्य कर रही हैं। 2018 से अभी तक वो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। वो आपको जहाँ चाहें वो ले जा सकती हैं और आपकी बहुत सी तकलीफों को कम कर सकती हैं। एक्यूपंक्चर करती हैं, होम्योपैथ हैं, सुजोग थेरेपी जानती हैं, रेकी, ये सब चीजें तो आपने बहुत सुनी है। लेकिन एक और जो बहुत सुंदर बात वो करती हैं वो है एंगर और स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, जिसकी आज हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। सबके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और उसकी वजह से हमारा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। फियर फोबिया पे काम करती हैं, एंजल से वो कनेक्टेड हैं। फिर जो हमारे मनी ब्लॉकेजेस हैं उनको कैसे रिमूव करना है वो भी हम उन्हीं से जानेंगे। और जो उनका एक और क्षेत्र है वो बच्चों के साथ है। वो बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करती हैं, उनके साथ वो रिट्रीट्स करती हैं और इस तरीके से उनका ये छोटा सा परिचय है उनका। ये काफी नहीं है मेरे लिए, लेकिन हम अभी आज इसी के ऊपर काम करेंगे और रूपल जी से जानेंगे कि आज वो हमको क्या नया ज्ञान देने जा रही हैं। तो ओवर टू यू रूपल। थैंक यू सो मच, इतना सुंदर आपने जो इंट्रोडक्शन दिया। एंड नमस्ते सबको मेरी ओर से। मैं डॉक्टर रूपल पटवा मुंबई से, और लेखा जी से मैं एक रिट्रीट में मिली थी, और तभी से मुझे लगता है तकरीबन 2.5 साल हो गए जब से हम जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हो लेखा जी को और लेखा जी के काम को, उनकी सुंदर कविताओं को, लेकिन आज उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इंट्रोड्यूस किया है। कहीं ना कहीं वो आप तक एक परसिस्टेंट उनका एक नेचर रहा है, आप तक सारी चीजें जो आपको अलग अलग तरीके से अपने आप में एक शिफ्ट ला सके, एक खुशी ला सके, आपको एक नया विजन दे सके, वो हमेशा अरेंज करती रहती है। और इस वजह से उन्होंने आज मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। शायद मैं भी कहीं आपसे कहीं किसी जन्म से जुड़ी हुई हूँ, चाहे इनके माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। दिस इज माई प्लेजर रूपल। आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। तो लेखा जी ने आपको मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन बहुत जरूरी है जब हम अपने बारे में किसी को भी कुछ भी बताते हैं तो हमारे जो रूट्स है, उस रूट्स का जर्मिनेशन एक सीड का कहाँ से होता है। तो मैं आपको कुछ ग्लिम्स देना चाहूंगी। मैं जब 16 साल की थी तब मैंने ठान लिया था कि मुझे ये जो पूरा वर्ल्ड है उसमें कुछ ऐसा करना है जहाँ पे लोग खुद अपने आप को ठीक कर सके, ना ही कि उनको कोई और मीडियम चाहिए खुद को ठीक करने के लिए। मैंने अपनी फर्स्ट थेरेपी अपने 10th ग्रेड के एग्जाम्स के बाद सीखी, जो था रिफ्लेक्सोलॉजी, और मैं लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। तो मैं प्रेशर पॉइंट्स देती थी, लोग ठीक हो जाते थे। और फिर ऐसा होता गया कि अगर कोई नेबर्स हो जिनको कहीं रात को गैसेस हो गई या चेस्ट पेन आया तो वो डॉक्टर्स को फोन नहीं करते थे, वो मुझे मुझे बुला लेते थे कि आ जाओ भाई जल्दी से, तुम्हारे हेल्प की जरूरत है, देखो क्या हो गया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो 5 से 10 मिनट में ठीक होके सो जाते थे। और ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई, ऐसे मुझे लोग मोटिवेट करते गए।
अपनी इस जर्नी को परस्यू करने के लिए कि हाँ, अपनी बॉडी में बहुत कुछ है जिससे हम खुद ठीक हो सकते हैं अगर हम चाहे तो। ये तो So, आपने एक ऐसा मुद्दा रख दिया है कि मुझे भी बड़ी उत्सुकता हो रही है जानने की कि भाई ऐसा क्या प्रेशर पॉइंट है कि आपकी गैस रिलीज हो गई और आप तुरंत सो गए। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग टू द पीपल। बेसिकली दे आर नॉट अवेयर ऑफ सच पॉइंट्स और द थेरेपी कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स। दे ऑलवेज रन टू अ डॉक्टर। एग्जैक्टली और कितनी बार गैस्ट्रिक पेन्स कुछ ऐसे होते हैं ना जहां हमें इमिडिएटली ऐसे ही लगता है कि नहीं, दिस इज डेफिनेटली एन हार्ट अटैक, दिस इज नॉट अ गैस्ट्रिक पेन। सो उस लेवल पे लोगों तक जानना, उनको थेरेपीज देना, किसी को सडनली बैक में दर्द आ गया, पूरा पैर मूव नहीं हो रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ एरियाज में मैंने न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट सीखी हुई थी, तो वो उनको दे दी, तो वो एक सिटिंग में खड़े होके चलना शुरू हो गए। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट, जैसे स्पेशली मेरे पास लोग आते थे कि कॉफ हो गया है तो आप प्लीज नीडल्स डाल के दो ना मुझे, तो वहां पे मैंने उनको सुजोक के पॉइंट्स दिए और वो नीडल से वो बिना खांसे चले जाते थे। तो बोलने का मतलब ये है मेरा कि हमारी बॉडी कितनी प्रेशियस है और कितने मास्टर्स है जिन्होंने अलग अलग तरीके से बॉडी को ठीक करने के लिए, वापस अपने ओरिजिन पे लाने के लिए खुद की रिसर्चेस की हुई है। और हमारा प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे कि हम इतने लकी है कि हम उस थेरेपीज तक पहुंचे हैं, उन्हें सीखा है, उनका एप्लीकेशन किया है और लोगों ने उसका अटेस्टेड सर्टिफिकेशन दिया है कि वाओ, ये मोमेंट कैसे आया बिना दवाई के, बिना किसी चीज के, इतना जल्दी, बिना किसी तकलीफ के मैं ठीक हो रहा हूँ। लेकिन इतना था कि जैसे जैसे मैं सीखती गई और जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी किया, वहां से मुझे ऐसा लगा कि कुछ कुछ केसेस में और टाइम चाहिए हीलिंग के लिए, तो वहां से कहीं पे मुझे ये लगा कि उसके साथ में मैंने 12th के बाद होम्योपैथी कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि होम्योपैथिक एक ऐसा ड्रग था कि जहाँ पे साइड रिएक्शंस नहीं होते हैं और साथ में वो आपको मेंटली ठीक करता है। तो फिजिकली डिसऑर्डर आपके बॉडी में बहुत लेटर स्टेज पे आता है, पहले आपके मन पे इफेक्ट होता है और जब मन से ठीक हो जाते हो तो फिजिकली आपका प्रॉब्लम वहीं से निकल जाता है, वहीं से आप बिल्कुल स्वस्थ, ठीक, बिल्कुल हेल्दी जिसको बोलते हैं ना, वैसे हो जाते हो। सो मैंने वो ज्वाइन किया और उसमें मैंने तुरंत काम नहीं शुरू किया क्योंकि उसका स्टडी बहुत डीप था। लेकिन उसके साथ में मैंने अपने आप को एक्यूपंक्चर में एनरोल कर दिया था, बिकॉज एक्यूपंक्चर भी एक ऐसा ब्यूटीफुल साइंस और प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पे हम 3-4 पॉइंट्स देते हैं या 6 पॉइंट्स देते हैं और लोग रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। नी पेन के कितने केसेस जहाँ पे डॉक्टर सर्जरीज रेकमेंड करते हैं, वहां पे हम सिर्फ नीडल से वो सर्जरीज को कंप्लीटली अवॉइड और आपके मूवमेंट्स को वापस रूटीन में ला सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल वो साइंस था। सो उसके भी रिजल्ट, जैसे इंसोमिया हो गया, आपको नींद नहीं आ रही, एक नीडल डाला इमीडिएटली पेशेंट सो गया, So यू नो। इतना इतना क्विक, मतलब आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज है और उसको आप करेक्टली यूज कर रहे हो। लेकिन जैसे मेरे पास एक पैरालिसिस का केस आया जिनको 6 महीने मैंने ट्रीटमेंट दिया विद एक्यूपंक्चर, तो मुझे लगा कि ये 6 महीने का प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा है, कुछ ऐसी थेरेपी और होनी चाहिए जहाँ पे लोग और जल्दी ठीक हो सके। right. जैसे कहीं किसी फ्रोजन शोल्डर का केस आ गया या आर्थराइटिस का केस आ गया जिसको 10 सिटिंग लगे, 15 सिटिंग लगे, डिपेंड कि कितना क्रोनिक है, मतलब कि कितना ओल्ड केस है, कितना टाइम आपने उसको दूसरे थेरेपीज को दिया है इससे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा टाइम के साथ कि हमें अपने आप को अपग्रेड करके, क्योंकि कुछ ना कुछ कुदरत में ऐसा है जो इतना वक्त नहीं लगाता है कुदरत किसी को ठीक करने के लिए। जब आप अपने आप में बिलीफ सिस्टम लाते हो कि मुझे इतने टाइम में ठीक होना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आप तक वो थेरेपी लाके रख देता है, जो आप टाइम फ्रेम देते हो उसमें वो थेरेपी काम भी कर जाता है और आप ठीक भी हो जाते हो। और तब जाकर, मतलब पूरी जर्नी को जो मैं बताऊंगी ना, इतने सालों की, ये कंटिन्यूअस एक एक बोलते हैं ना, एक
जर्नी रही है मेरी ढूंढने की कि कैसे मैं लोगों तक पहुंचूं, कितने कम टाइम में उनको थेरेपीज दूं, कितने जल्दी वो ठीक हो सकते हैं। होम्योपैथी का भी जब एक पिल आपके मुंह में जाता है ना, इमीडिएटली आपके बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं, आपके सिम्टम्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो थेरेपीज इतनी ब्यूटीफुली वोवन है, मास्टर्स ने इतने सालों की रिसर्चेस के बाद हमें ये परोस कर दे दी है। अब बस हमारा काम है कि हम कैसे किस तरह से इसका एप्लीकेशन करते हैं और कितना जल्दी लोग ठीक होते हैं। अगेन यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि वो हर एक पर्सन की खुद की इच्छा होती है। जैसे मैंने अभी बताया सबकॉन्शियस पावर, जैसे आज बहुत लोग जानते हैं कि हमारी जो बिलीफ सिस्टम है उसको हम किस डायरेक्शन में डाल रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम उस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमें ठीक कर सकता है। टाइम फ्रेम रखते हैं कि कितने टाइम में ठीक कर सकता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुला छोड़ देते हैं, जिसको कुछ पता ही नहीं होता है, तो फिर वो कितना भी टाइम ले सकता है। टाइम फ्रेम देना बहुत जरूरी है। इसके साथ में एक चीज हम और दर्शकों आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, हर जितनी इतनी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि हर चीज हमको बनी बनाई मिल रही है। लोगों ने कितना रिसर्च किया होगा, कितनी मेहनत से इन चीजों को बनाया होगा, और आज हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जो ठीक हो जाता है उसको तो लगता है कि हाँ ये कोई थेरेपी है जो कि हमें ठीक कर रही है, लेकिन जब हमारी सीखने की बारी आती है तब हमको ये लगने लगता है अरे क्यों सीखे, हम क्या करना है इसमें, क्यों हम पैसे खर्च करें। लेकिन बिना कुछ दिए तो बिना कुछ नहीं मिलता है। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरह के थेरेपीज को सीखें, उनको समझें, और जब हमको मौका मिले तो उसको अप्लाई करके अपने ऊपर देखें। तो सो ब्यूटिफुली यू हैव सेड, आई मतलब आई गॉट जस्ट टच्ड बाय द वर्ड्स। या हमको सब कुछ बना बनाया मिला है, एंड स्टिल वी आर नॉट विलिंग टू टेक दैट। दैट इज द irony of the people, we can say here, that's the तो mental blockage. यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल थेरेपी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। Right. जो जैसे आपने बोला ना कि लोग एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, Yeah. इतना कुछ मींस आज इतने पोर्टल्स खुले हुए हैं, हम्म, लेकिन एक्सेप्टेंस मोड जो होता है बिल्कुल। एंड उसको सबसे ज्यादा बेहतर मैंने जाना हो, बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज में इसको दिया जाता है इम्पोर्टेंस, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस मैंने देखा है तो देखा है हिप्नोसिस में। जैसे आपने अभी बताया कि हम तक थेरेपीज होती है क्या, लेकिन हम सीखने को तैयार होते हैं या पैसे देने को तैयार होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत लकी है, जितना हमारा टाइम हमने डिवोट किया है इसे सीखने में, या जितने हमने पैसे डिवोट किए हैं, उससे मैं बोलती हूँ 1000 गुना ज्यादा जिन्होंने अपनी रिसर्चेस को निचोड़ कर कंपाइल करके आपको हाथ में दिया है। और जितने इसके बाद सीखने के बाद जो रेवोल्यूशंस आपके अंदर आते हैं, जो शिफ्ट्स आप विटनेस करते हो एज अ पर्सन, आप अकेले ठीक नहीं होते हो। देखिए क्या होता है कि जो हमारा बाहर का जग होता है ना वो अक्सर हमारा अंतर मन है। और जब Very हमारा true. अंतर मन उस बैलेंस की स्टेज में आ जाता है ना, तो सिर्फ हम ठीक नहीं होते हैं, जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड है ना, उन सब की लाइफ में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। Very true. तो Very. मैं बोलती हूँ कि चार्जेस जो चार्ज किए जाते हैं ना, वो एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस नहीं होते हैं। ये एनर्जी वर्ल्ड है। आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, 5 मिनट का चेकअप करवाओगे ना, वो आपको बोलेगा 5,000 दे दो, ये मेरा फीस है, मैंने इतनी इतनी डिग्रीज ली हुई है। बट इट इज लाइक वो आपको ये नहीं करके दे पाएगा जो आप एनर्जी वाइज क्लियरेंस ला रहे हो आज के टाइम में। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एनर्जी का कोई वैल्यू नहीं है। ये छोटे छोटे वैल्यू सिस्टम्स डाले गए हैं सिर्फ एक एक्सचेंज के मोड पे, कि आपने हमने जो दिया आपने सीखा, और उसके एक्सचेंज में आप कुछ अमाउंट जो डिसाइडेड है वो दे रहे हो। अगेन वो एक सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज है, वो कोई बड़ा प्राइस हम सारी चीजों को तोलते हैं। पैसे से तौलते हैं एक्चुअली, हमारे हमारी मेंटालिटी वो बन चुकी है कि एवरीथिंग वी जज बाय द मनी। तो जो चीजें हम जब तक हम इसी मोड में रहेंगे ना, तोलने के मोड में, तो जैसे मनी अबंडेंस होता है, वो पोर्टल ना आपके लिए ओपन नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम ना पैसे को एक अलग दर्जा देते हैं। पैसा कोई अलग चीज नहीं है,
जो मैं हूँ वही मेरा पैसा है, क्योंकि वो सब मैं हूँ, वो कुछ डिफरेंट नहीं है। जो लक्ष्मी है वो मैं हूँ, लक्ष्मी कोई और नहीं है। जब मैं अपने शरीर में हूँ, अपने उस डिवाइन अवेयरनेस में हूँ, तो मैं ही वो पोर्टल हूँ, मैं ही वो अबंडेंस हूँ। और आज जो एक्सचेंज के लिए भी मैं यूज कर रही हूँ वो भी वही पैसा है। सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैं इसे एनर्जी एक्सचेंज जो होता है, हर एक थेरेपी जो आप सीखते हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक खुले मन से इसे एक्सेप्ट करें, ना ही कि एक ब्लॉक के साथ एक्सेप्ट करें कि इतनी इसकी फीस इतनी ज्यादा है। अगर आपके लाइफ में वो चीज पहुंची है, मतलब कहीं ना कहीं आपने उस गुरु को चुना है, आपने कहीं उस एनर्जी एक्सचेंज को भी उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे आप इस गुरु को एक्सेप्ट कर रहे हो, जिनसे आप सीखने वाले हो, वो भी किसी क्वेश्चन के बिना। हाँ, आप पूछ सकते हो कि ये मेरा इशू है, लेकिन जब आपको एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्लेसिंग के साथ उस पर्सन को, उस गुरु को देनी है जिसके पास से आप कुछ सीख रहे हो। बिल्कुल सो सही कहा। इट्स सो ये नाइस। तो थोड़ा सा हिप्नोसिस के बारे में आप कुछ ग्लिम्पसेस दें तो। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने बोला था, और मुझे भी ये लगा था कि हिप्नोसिस क्या है। हिप्नोसिस अपने अंदर का एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, और साइमल्टेनियसली जितनी भी चीजें अभी तक हमने एड्रेस नहीं की है, या जिन चीजों को अब बाहर जाना है अपने अंदर से, जिसे हम काफी टाइम से पकड़ के बैठे हैं हमारे अंदर, वो भी इसी स्टेज में होता है। ये स्टेज पर पहुंचता कैसे है इंसान? तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल होगा कि आप बहुत थक गए हैं, या फिर रात का समय है और आप अब बस नींद में स्लिप भी होने वाले होते हो। जैसे आप को नींद आने लगी, आप एक अर्ध अवस्था में होते हो जहाँ पे आप अभी सोए भी नहीं हो, पूरे जागे भी नहीं हो, लेकिन आप बहुत डीप अपने अंतर मन में पहुंच जाते हो, और वहां से ही आप ड्रॉप होना शुरू करते हो अल्फा लेवल पे। और अल्फा लेवल से कितनी बार ऐसे होता है? सो अल्फा लेवल क्या है कि आपकी एक ब्रेथ की साइकिल है ना, वो पूरी ड्रॉप होके 17 to 14 पे चली जाती है। एंड विद दैट थिंग, अब जितनी भी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको पिक्चराइज होना शुरू करेगी, या उसके पहले आप अपने आप को ऑलरेडी आपने कुछ माइंड सेट करके रखा होगा, या कोई गाइडलाइन आपको देना होगा, या कोई सजेशन आपको देना होगा, तो आप इस टाइम पे अपने माइंड को दे सकते हो, या माइंड आपको कुछ कुछ चीजें बताएगा जिसको वो काफी टाइम से आपने पकड़ के रखा है, आप छोड़ नहीं रहे हो। तो शरीर की क्रिया क्या होती है कि उसे चाहिए कि जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं जो उसके फंक्शनिंग में बाधाएं ला रही है, वो आपको बताए एक टीवी स्क्रीन के माध्यम से। जैसे आप टीवी पे इमेजेस देखते हो ना, वो आपको नींद में इमेजेस आपके ड्रीम्स के फॉर्मेट से बताता है कि देखो ये मेरे अंदर चल रहा है, इसका क्या करना है, ये डेटा को रखना है कि डिलीट करना है, ये डेटा कहीं फ्यूचर में काम आएगा तो मैं इसे जाके स्टोरेज में रख दूं। सो बेसिकली इसमें बहुत ब्यूटीफुल मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है। मैं अभी आप लोगों को इसे दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड कैसे फंक्शन पैटर्न फॉलो करता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है सबकॉन्शियस के लिए, कि इनिशियली जब आप मेरे से बात कर रहे हो अभी, तो आपका कॉन्शियस माइंड कंप्लीटली अलर्ट है, और आपका कॉन्शियस माइंड में सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, जा रही है, जा रही है। अभी 2 घंटे के बाद क्या होगा, आपके कॉन्शियस माइंड से वो इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में प्री फिल्टर्स होते हैं, जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। सारी इंफॉर्मेशन उस फिल्टर में जाएगी, और वहां पे उसका थोड़ा जजमेंट होगा कि अरे इन्होंने ये सारी बातें की थी, लेकिन मेरे पास जो पहले से इतने सालों से ली हुई इंफॉर्मेशन है, इससे कितनी चीजें आज मेरे लिए जरूरी है,
या कितनी चीजें मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो वो सारा जितना भी इम्पोर्टेंट एरियाज है वो धीरे धीरे, और जितनी भी चीजें मैं आपको उस लेवल तक लेके जा सकी होंगी उसकी इमेजेस बन जाएगी। तो जैसे ही उसकी इमेजेस बहुत डीप बन जाती है, तो ये जो प्री फिल्टर जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में होता है, वहां पे कंप्लीटली उसका पैसेज खुल जाता है। और इमिजिएटली कुछ कुछ बातें आप सोचोगे ना किसी किसी की, तो सालों पहले की हुई होगी। जैसे आप कबीरदास जी को ही ले लीजिए, लेकिन हमारे मन को वो आज भी एक सेकंड में उस मोमेंट पे लेके जाती है। Right. तो वो कैसे होता है कि जो प्री फिल्टर होता है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, तो हमारी बात ना वो प्री फिल्टर तक रहती नहीं है, सीधे डीप सबकॉन्शियस में अंदर उतर जाती है। तो सीधा डीप जैसे सबकॉन्शियस में अंदर उतरती है, तो वो जब आपको जिस सिचुएशन में वो चीज चाहिए ना, वो इमीडिएटली आपके वो ड्राइव में से सीधा वो करंट डेटा पे आके आपको बोलेगी, सी ये इस टाइम पे ये इवेंट इतना स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग हुआ था। लेकिन बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपका माइंड एक टाइम पे 4000 मैसेज यूनिट्स लेता है। मतलब कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन लेता है। सोचिए अगर सारी इंफॉर्मेशन आपका माइंड रख ले तो क्या होगा। हैंग हो जाओगे आप, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो आपका कॉन्शियस माइंड सारी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस तक जाने ही नहीं देता है। वो जितनी जरूरी है उतनी ही इंफॉर्मेशन पास करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक। और ज्यादा से ज्यादा काम कब होता है, जब आप सोए हुए होते हो, तब आपका प्री फिल्टर ऑलरेडी कुछ चीजें होती है जो ऑलरेडी डिलीट कर चुका होता है, और कुछ कुछ चीजें जब जाके सेटल होती है तो अब सोचेगा कि पहले इसका एक्सपीरियंस ना मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है, या इसे फिर से मुझे इस तरह से रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। फॉर इंस्टेंस आपने मुझे जैसे आपने बोला था कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो गुस्सा के ज्यादा आने का रीजन क्या हो सकता है, या कहीं हमने वेट लॉस की भी बात की थी। सो अब क्या होता है यहाँ पे सबकॉन्शियस में, मैं बहुत छोटा था और बचपन में कुछ हुआ था घर में, और इस इंस्टेंस में मैंने अपने पेरेंट्स को इस तरीके से इस सिचुएशन पे बात करते हुए सुना था। बात करने का तरीका क्या था, तो आपका जो 0 to 8 years का जो पीरियड होता है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। आपकी सारी जो बिलीफ सिस्टम होती है वो सारी बिलीफ सिस्टम इस पीरियड में बनती है। तो कहीं ना कहीं हम जब अपने आप को, स्टेज ऐसा होता है ना बचपन का कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर ही वो बात घर कर गई है। और घर भी कैसे कर गई है, एक लाइव सिचुएशन चल रहा है आपके घर के अंदर, और वहां पे वो आपका प्री फिल्टर होता है ना, उसे पेनिट्रेट कर जाता है सीधा, कहाँ, सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेटल हो जाता है कि ऐसा कुछ इंस्टेंस हो और तेरी लाइफ में वापस ये इंस्टेंस आए, तो रिएक्शन कैसे आना चाहिए। तो दैट मीन्स जो बच्चे हैं दे आर मोर सेंसिटिव, उनका जो फिल्टर माइंड है दैट इज उस समय तो उसमें कुछ ब्लॉकेजेस है नहीं, दैट इज फ्री। तो बच्चों के अंदर 0 to 8 में फिल्टर डेवलप नहीं हुआ होता है। एवरीथिंग गोज इन द सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज व्हाई दे बिकम इधर गुड और बैड वाली जो सिचुएशन आती है। अगेन जो गुड और बैड आपने जो बोला, वो प्रोग्रामिंग पूरा कहाँ से होता है, दैट तो इज फ्रॉम द बहुत चाइल्डहुड। इम्पोर्टेंट है। वो हमारा सोशल अपब्रिंगिंग है, हमारा रिलीजन है, राइट राइट, वेरी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ट्रू। वहां से हमारा पूरा अपब्रिंगिंग शेप लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका जो मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे दो बच्चे हैं, राइट। एक बच्चे को घर पे माँ बाप सिखाते हैं, स्कूल सिखाता है, रिलीजन सिखाता है, देखो बेटा चोरी करना बुरी बात है, चोरी करोगे अपने कर्म खुद भुगतोगे, XYZ चीजें हो सकती है तुम्हारे लाइफ में अगर ऐसा किया तो। पनिशमेंट के मोड पे कर्मा तुमको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट्स देगा। राइट और अभी एक दूसरा बच्चा है जो एक गरीब घर में रह रहा है, जिसके माँ बाप खुद एक ट्रेन में पॉकेट मारते हैं, जिसको बोलते हैं पिक पॉकेटर, राइट। तो राइट। अभी वो अपने बच्चे को भी यही सिखा रहे कि बेटा देखो ये ऐसे काम करते हैं, चलो अब तुम काम करके दिखाओ। तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है कि मैं भी करूंगा। तो बच्चा तो पिक पॉकेट करने लगता है, अपने माँ बाप को एक पर्स लाके देता है, देखो। तो
माँ बाप बड़े खुश होते हैं, वाह बेटा पहला ही पॉकेट मारा, हजारों रुपए लेकर आया, चल ले तुझे 2 डेयरी मिल्क दे दी, बहुत सारा प्यार दे दिया। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, वाह मैंने एक पॉकेट मारा तो मेरे माँ बाप ने मुझे इतना प्यार दिया जितना मुझे कभी नहीं मिलता है, और चॉकलेट्स भी मिल गई। तो बच्चे की सारी जरूरत की चीजें, बच्चों की चीजें क्या होती है जरूरत की, थोड़ा सा आप अच्छा अच्छा बोल लो, प्यार कर लो, और ये जो खाना पीना होता है, जो बेसिक नीड्स होती है वो मिल जाती है। तो अब इसके लिए कहाँ ये कॉन्सेप्ट आएगा, इसको तो यही लगेगा ना कि ये मेरे लिए ऑब्वियसली। ठीक है, और ये मेरे लिए एक बहुत, बोलती हूँ ना जैसे मेरा अचीवमेंट है, आज मेरे पेरेंट्स से मैंने कितना बड़ा काम कर लिया। सी दैट्स ट्रू। अपब्रिंगिंग और प्रोग्रामिंग, ऑफ कोर्स उसको जब बड़ा होगा अपने हिसाब से कर्म, उसको अपने कर्म का उसको खुद फल मिलेगा अलग अलग तरीके से। लेकिन देन ये ही माइट जितनी भी, रियलाइज द थिंग। हाँ, जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है ना वो बहुत अर्ली एजेस में हो जाती है, और हमारे फेलियर्स और वो हमें फ्रस्ट्रेशंस देते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा नहीं बोल पाना, सिचुएशंस के वजह से कि मैं ये बोलूंगा तो मेरा इमिडिएटली सबकॉन्शियस माइंड मुझे वहां लेकर जाएगा कि लास्ट टाइम बोला था तो क्या हुआ था, वो इमेज बता देगा आपको। बता देता है। तो क्योंकि उसके अंदर जितनी भी यस। ये डीप एक्सपीरियंसेस होते हैं पेनफुल वाले, वो इमिडिएटली वो फाइल निकल के आती है कि देख बेटा ये हुआ था, तुझे ये करना है क्या वापस। जैसे बेस्ट एग्जांपल था इसमें कि वेट लॉस का, आज मैंने एक वेट लॉस का कोर्स ले लिया, डाइटिशियन ने मुझे लिस्ट दे दिया, मैंने बोला हाँ हाँ अब तो मुझे ना बस ये महीने का टारगेट है कि 5 किलो तो उतारना ही उतारना है। फिर मैं लग गई नेक्स्ट डे, सो नेक्स्ट मॉर्निंग में सब ठीक चला। फर्स्ट डे तो क्या हुआ, कॉन्शियस माइंड में से अभी कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, फिर प्री फिल्टर बताएगा, कुछ कुछ डिस्कम्फर्ट होने लगा, प्री फिल्टर उसको बताएगा देख बेटा लास्ट टाइम तूने ना जब ये किया था ना तब तेरे को इतने इतने चैलेंजेस आए थे, वापस तुझे लेना है क्या, कहता नहीं 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 थोड़ी लेने दे, कुछ नहीं होगा, इस टाइम मैं कर जाऊंगी। हाँ, फिर जाके वो सबकॉन्शियस माइंड वापस वो दिखाएगा उसको, यही इमेजेस चलते रहेंगे कि देख तुझे चैलेंज आएगा, लास्ट टाइम ना ये बड़ा टेस्टी था, तूने इतने दिन छोड़ दिया था फिर खाना शुरू किया था, तुझे छोड़ना क्यों है, खा लेना, क्या हो जाएगा, खा लेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ बहुत नहीं होगा। बढ़िया। तो हाउ डज द सबकॉन्शियस माइंड कैसे खेलता है, वेरी कैसे ट्रू। बताता है आपको, जब तक आप उसको कंटिन्यूअसली 21 डेज तक उसके साथ डटे रहते हो ना, मतलब वो बोल देगा कि हाँ भाई तू राइट है, तूने नया विजन सेट कर दिया कि तू जो ठान लेता है और तेरे लिए जो जरूरी है वो डिजायर्ड शिफ्ट कॉन्शियसली अब मैं परसीव करना शुरू करूंगा, और तब जाके उस परसेप्शन में शिफ्ट होता है कि हाँ जब मैं बहुत स्ट्रेस में था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, खाना एक चीज था जिससे मैं अपने आप को भर रहा था, मुझे बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं था, कोई एक गिल्ट था मेरे अंदर जिसको मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, और उसमें मैं बाहर से खाना खाया जा रहा था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि मुझे कुछ चाहिए जो मुझे सहानुभूति दे, कि जैसे मैं बच्चा था तो बहुत कोई आएगा घर पे तो चॉकलेट ला देता था, मैं खुश हो जाता था, तो मैं छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना शुरू करता हूँ। तो जैसे ही मैं उस स्टेज में जाता हूँ, उस डिप्रेसिव कंडीशन में जाता हूँ या स्ट्रेस में जाता हूँ, तो मुझे वो इमेज याद आता है कि मैं खुश कैसे होता हूँ, तो एक ब्यूटीफुल चॉकलेट का बार लेता हूँ और चपा जाता वाह, क्या हूँ। बात। इस- लेकिन आपकी चॉकलेट से तो मेरा भी मुंह मीठा हुआ जा रहा है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और सो इजी। तो आज जो बच्चे पेंडेमिक में जो परेशान हो रहे हैं, दोज हु आर, तो इनका फ्यूचर क्या लगता है? दोज हु आर इनसाइड मुझे द, नहीं लगता है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, दे आर मुझे ऐसे एंजॉयिंग। लग रहा है कि आई वुड नॉट नीदर से एनीथिंग, यू नो इट्स लाइक ये हर एक का अपना परसेप्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं enjoyment or getting tied in the house, just being limited to the house is all showed again by your programming. आपके घर में क्या कल्चर चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है, ये पैंडेमिक आपको क्या सिखा के जा रहा है, या आपका विजन क्या है इस पैंडेमिक के बारे में, क्या आप उसी टाइम में अपने फैमिली से क्लोज हो चुके हो, क्या आप अपने बच्चों से क्लोज हो चुके हो, ये कंप्लीटली आपका पिक्चराइजेशन है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे अगेन और कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 to 8 years का पीरियड
जो आपका सोशल अपब्रिंगिंग है, रिलीजियस अपब्रिंगिंग है, सोसाइटी का अपब्रिंगिंग है, आपका स्कूलिंग है, तो वो क्या करता है आपको, आपके इतने सालों के जो प्लेटफॉर्म को, तो वो आपको सिखा देता है कि हर एक सिचुएशन में तुझे कैसे जीना है, कैसे रिएक्ट करना है, और एग्जैक्टली आप उसी तरह से रिएक्ट करोगे। तो आप देखोगे ना, अगर कोई बच्चा बोल रहा है ना कि पैंडेमिक में मैं बोर हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं बाहर जाने नहीं मिल रहा है, दिस इज कंप्लीटली नाउ understand where is it going to, what is in the route. व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग रूपल कि मुझे लगता है ये बच्चे बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहे हैं और जो कंप्यूटर से भी हो रहे हैं, उससे भी उनकी नॉलेज तो मुझे लग रहा है कि दैट हैज इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग। मतलब व्हाट तो आई हैव ऑब्जर्व्ड, क्योंकि बच्चों को के फ्रेंड्स नहीं है, दे कैन नॉट गो एनीवेयर, तो वो अपने प्रोग्राम्स अपने बच्चों के साथ दे क्या क्या जूम पे दे कनेक्ट और उनके साथ पार्टीज कर रहे हैं, मतलब नहीं, एवरीथिंग वर्चुअली। सारे बच्चे मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि यही कर रहे हैं। मैंने बहुत ब्यूटीफुल मीन्स अभी जितने लोगों से मैं कनेक्ट हुई हूँ, जिनके साथ थेरेपीज की हुई है, जितने बच्चों से मैं कनेक्ट हुई हूँ, तो मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल शिफ्ट दिखा है इन लोगों में कि पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे बहुत नजदीक आ गए हैं, बच्चे किचन एक्सप्लोर करने लग गए, बच्चे घर को एक्सप्लोर करने लग गए, बच्चे घर में हाथ बटाना शुरू कर दिया है बच्चों ने, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते, क्रिएटिविटी yes. सारे घर के लोग मिलके ना दे कम अप विथ होम टाइम, जहाँ पे वो इधर भजन कीर्तन करते हैं, बच्चे नए नए श्लोक और मंत्र पढ़ रहे हैं Oh, फैमिली that's मेंबर्स के साथ beautiful. बैठ के। या Okay. दिस इज लाइक सम शेयरिंग यू नो व्हिच आई एम बीन That's listening great. from parents, हाँ. and they have been like, I know kids who have been running workshops for other children, how That's they what. can cut down their mobile times, हाँ, how they can like कितने बच्चे जहाँ पे बिल्डिंग में है, तो बिल्डिंग में सोसाइटीज में जैसे हुआ, तो दे गैदर अप, ऐसा नहीं है कि मिल ही नहीं रहे, they gather up to play virtual game, not on the laptops or something. Of course laptops पे भी बैठ के काफी लोगों ने वो हाउसेस खेली हुई है या पार्टीज की हुई है, पार्टीज का मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। Not parties means not actually partying, but what I have seen the children कि वो इतने innovative ideas उनके पास आ रहे हैं कि they have become more creative. That's what I want to say. More Yes, creative they have become. children have become very creative, very Creative creative, they have become. amazing That's shift, it's a beautiful shift with beautiful. children. Of course टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट, बट मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम के लिए उनको जब सीखना भी है, आगे बढ़ना भी है, तो Right. टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कल्चर्स में अभी भी, हमारे एथिक्स, हमारे रिलीजन में अभी भी मेंटेन्ड है, जहाँ पे हम बच्चों को मेडिटेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, या ऑफ कोर्स जहाँ पे वो नेट से कनेक्टेड होते हैं, तो उनको डिस्कनेक्ट होके खुद में भी कनेक्ट करना होना जरूरी है, वो भी हमारा कल्चर वो सारी चीजें देता है। So it has that's a been a wonderful. okay, so this has been a beautiful journey और बहुत सुंदर आपने नॉलेज दिया हमको कि लोगों को किस तरह से अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक भी करना है, और जो भी विधा हमको सीखने को मिलती है उसको प्रेम से सीखें और उसका हम लाभ उठाएं। केवल ये ना सोचें कि हम इससे हमें क्या फायदा होगा। फायदा नुकसान अगर हम यूनिवर्स पे छोड़ दें और जो आ रहा है हमारे पास उसको हम ग्रहण करते चलें, तो जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। तो रूपल जी, हम चाहेंगे आप अपना नंबर जरूर एक बार बताएं हमारे दर्शकों को, जिसमें जब वो आपसे कनेक्ट दोबारा होना चाहें, कुछ भी सीखना चाहें, कुछ भी जानकारी लेना चाहें, तो उसके लिए हम आपका नंबर जरूर चाहेंगे। So thank you so much लेखा जी, आपने इतनी देर मुझे सुना। थैंक यू सो मच जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और आपने भी मुझे सुना, आपका प्रेशियस टाइम शेयर किया। मैं बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे आपने सुना है, मैंने कुछ आपके साथ शेयर किया है। हिप्नोसिस एक मेरा बहुत बड़ा फॉर्टे है, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस वो एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पे हम वर्क करते हैं, होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर, ये सब चीजें तो है ही। सो डेफिनेटली आप लेखा जी से मेरा नंबर भी मांग सकते हैं, मैं वर्बली आपसे शेयर करूंगी, 9869997348, अगेन 9869997348। So thank you. ये यहाँ पर अंत नहीं है,
ये अभी शुरुआत है। अभी हम रूपल जी को फिर किसी मौके पे बुलाएंगे और उनके पास जितना ज्ञान है वो धीरे 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 उनसे सीखेंगे, क्योंकि एक साथ तो शायद हम भी हजम नहीं कर पाएंगे। उसको समझने के लिए, इतनी गहरी बातों को समझने के लिए, अंदर तक आत्मसात करने के लिए हमको थोड़ा सा समय चाहिए। तो उसके लिए आप सब धैर्य रखें और हम पुनः किसी नई शख्सियत के साथ आएंगे और रूपल जी को भी हम पुनः आमंत्रित करेंगे। सो थैंक यू सो मच हम सबको सुनने के लिए। प्रवाह के दर्शकों, आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much.